जनजातीय समुदाय को मिली सौगात। देश के प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को करेंगे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। पीएम मोदी ने दी त्रिपुरा के 1.47 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को सौगात। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त हुई जारी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैश्य समाज के सम्मेलन को किया संबोधित। बोले 2014 के बाद से भारत की दिशा को मजबूती से बदलने का काम हुआ शुरू। भारत पाकिस्तान के बीच बंद पड़ा करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बीजेपी नेताओं की पीएम मोदी के साथ मीटिंग हुई खत्म। सोमवार को हो सकती है देश के गृह मंत्री से मुलाकात। हरियाणा में भी लगा मिनी लॉकडाउन। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी लिया स्कूलों को बंद करने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आखिरी हिंदू आदिवासी रानी कमलापति के नाम पर रखने का केंद्र का यह फैसला मध्य प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर है। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तर्ज पर विकसित यह विश्व स्तरीय मॉडल स्टेशन मध्य प्रदेश का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला विश्व स्तरीय मॉडल स्टेशन है, जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की तर्ज पर यात्रियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस स्टेशन को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन परियोजना की कुल लागत लगभग 450 करोड़ रुपए है। त्रिपुरा के 1.47 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त जारी कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशि का भुगतान किया। इस अवसर पर लाभार्थियों के खाते में सीधे 700 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि जमा कराई गई। पहली किश्त जारी करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि पहले बंद कमरे में नीतियां बनती थी, लेकिन अब देश के सभी दिशाओं में विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई पहली किश्त ने त्रिपुरा के सपनों को भी नया हौसला दिया है। मैं पहली किश्त का लाभ पाने वाले करीब 1.5 लाख परिवारों को, सभी त्रिपुरा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। विकास में महिलाओं की भूमिका अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के विकास में आत्मविश्वास से भरी हुई भारत की महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। इस महिला शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक हमारी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। पहले अपने एक एक काम के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब तमाम सेवाएं और सुविधाएं देने के लिए सरकार खुद आपके पास आती है। पीएमओ ने कहा, त्रिपुरा की अनूठी भू जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की पहल के बाद विशेष रूप से इस राज्य के लिए कच्चा घर की परिभाषा बदल दी गई है, जिसके मद्देनजर कच्चे घरों में रहने वाले इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थी पक्का घर बनाने के लिए निर्देशित सहायता प्राप्त करने में सक्षम हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब भी मौजूद रहे। पूरी ईमानदारी से राज्य के विकास में जुटी है। अब अगरतला और दिल्ली दोनों एक साथ मिलकर त्रिपुरा के विकास के लिए नीतियां बनाते हैं, मेहनत करते हैं और परिणाम लेकर आते हैं। आप देखिए, बीते 4 वर्षों में त्रिपुरा के गांवों में करीब 50,000 परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर बनाकर दिए जा चुके हैं। अब करीब 1,60,000 नए घरों की स्वीकृति दी गई है। एक साथ, एक ही बार में जो घर स्वीकृत हुए, उनमें से करीब 1.5 लाख परिवारों को आज पहली किस्त भी जारी हो गई है, और वो भी एक साथ, एक ही बार में, एक बटन दबा करके। त्रिपुरा का ये मिजाज, त्रिपुरा की ये स्पीड कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में भी देखने को मिली।
45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में पूरा 100% वैक्सीनेशन करने का रिकॉर्ड सबसे पहले त्रिपुरा ने ही बनाया था। और अब त्रिपुरा 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी के भी 100% टीकाकरण के करीब है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैश्य समाज के सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 के बाद से भारत की दिशा को मजबूती से बदलने का काम शुरू हुआ है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां भारत का परचम नहीं फहरा रहा हो। दुनिया के मंच पर भारत की धमाकेदार पहचान बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भारतीय दृष्टि दी है। 1947 में यदि मोदी जैसा नेतृत्व भारत के पास होता तो आज भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत होती। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज यूपी नंबर 2 की अर्थव्यवस्था पर बना है। हर पंजीकृत व्यापारी का 10 लाख रुपए का बीमा करा रहे हैं। सिंगल विंडो का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूपी के पास है। डबल इंजन की सरकार ने आम जन के जीवन में परिवर्तन किया है। आज पर्व और त्योहार मनाने में कोई बाधा नहीं है। 2017 से पहले कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई जाती थी। हमने धूमधाम से यात्रा निकाली और पुष्प वर्षा भी करवाई। सरदार पटेल भारत के राष्ट्र नायक हैं और जिन्ना सदैव भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। जो लोग खलनायक का सम्मान कर रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? क्या जनता को बताएंगे? सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्र नायक हैं, अशोक महान हैं, महात्मा बुद्ध दुनिया के अंदर सदैव शांति, मैत्री और करुणा के रूप में पूजे जाते रहेंगे। लेकिन जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। तालिबान के समर्थन में नारेबाजी तो वहीं से शुरू हुई थी ना। तालिबान के समर्थन में इन्होंने ही वक्तव्य दिए थे ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें इन सब बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। भारत पाक के बीच बंद पड़ा करतार सिंह कॉरिडोर आगामी 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले खुल सकता है। इसका संदेश पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के बाद भाजपा महासचिव तरुण चुग ने दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब से गए भाजपा नेताओं ने उनके आगे यह मुद्दा उठाया है, जिस पर पीएम ने गौर करने का भरोसा दिया है। पीएम के बाद भाजपा नेताओं की शाम को राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा और सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। करतारपुर कॉरिडोर कोरोना की वजह से पिछले साल से बंद है। इसको लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और विरोधी अकाली दल भी मुद्दा उठा रहे हैं। भाजपा नेता हरजीत ग्रेवाल ने भी इसकी पुष्टि की कि संगत खुले तौर पर श्री करतारपुर साहिब के दर्शन कर सके, इसके लिए यह मांग उठाई गई है। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक स्कूल बंद करने की घोषणा की है। सरकार ने एनसीआर के इस सभी शहरों में हर तरह के निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी है। सरकार ने इस बारे में विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। वहीं शनिवार को दिल्ली सरकार ने भी घोषणा की थी कि सोमवार से एक हफ्ते तक राजधानी के सभी स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया गया है। सरकार निजी दफ्तरों के लिए भी इससे जुड़ी एडवाइजरी भेजेगी। 17 नवंबर तक निर्माण से जुड़ी सभी गतिविधियां भी बंद रहेंगी। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोध क्षमता संक्रामक रोगों से बचने में अहम भूमिका निभाती है। कुछ समय पहले तक यह क्षमता मजबूत होने की वजह से लोग जल्द ही स्वस्थ हो जाते थे, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान लोगों की यह क्षमता काफ़ी प्रभावित हुई है। कोरोना की चपेट में आने के बाद दवाओं का सेवन और पोस्ट कोविड के लंबे समय तक दिखाई देने वाले लक्षण अभी भी लोगों को थकन, नींद न आना, बेचैनी का एहसास करा रहे हैं। इसी कमज़ोर इम्यूनिटी का नुकसान अब वायु प्रदूषण में हो रहा है, जहां दिल्ली की आबहवा पूरी तरह प्रदूषण की चपेट में आ चुकी है। वहीं इस हवा की वजह से जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है,
उनके एक साथ कई अंग प्रभावित हो रहे हैं। एक ही मरीज को लीवर में दिक्कत है तो उसे सांस लेने में कठिनाई के अलावा यूरिन से जुड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मरीज किसी एक या दो नहीं बल्कि राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 4 जिलों में स्मॉग इमरजेंसी भी लगा दी गई है। प्रदेश में प्रदूषण विभाग की ओर से प्रदूषण फैलाने वालों पर कड़ी नज़र रखने के लिए टीम भी गठित कर दी गई है, लेकिन अभी विभाग की ओर से उठाए गए कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। रोहतक में जिंद रोड आउटर बाईपास के साथ खेतों में सुलग रही 1 दर्जन कोयले बनने की भट्टियां दिन रात वातावरण में जहर घोल रही हैं। उनसे निकले दमघोटू धुएं से आसपास के एरिया में रहना मुश्किल है। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद भी जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि नगर निगम की ओर से 6 सूत्री फरमान जारी करते हुए आमजन से सहयोग की अपील की गई है, लेकिन उस पर अमल आज तक नहीं हो पाया है। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन और पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के आह्वान पर 15 नवंबर की सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार की नीतियों के चलते उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके विरोध में वह 24 घंटे की हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान सरकारी वाहन, एम्बुलेंस और पुलिस के वाहनों को ही तेल मिलेगा। दिल्ली के कई इलाकों में रविवार शाम को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि इन झटकों की वजह से किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कई जगह कंपन महसूस होने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक रविवार शाम न्यू दिल्ली के निकट रेक्टर पैमाने पर 2.4 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र न्यू दिल्ली से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्वी में था। जम्मू कश्मीर में कृषि भूमि के गैर कृषि गतिविधियों में इस्तेमाल के लिए नई गाइडलाइन जल्द जारी होंगी। देश के दूसरे प्रगतिशील राज्यों के नियमों का अध्ययन कर जम्मू कश्मीर में भी नियमों में बदलाव किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 1 महीने का समय तय किया है। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण मेहता ने राजस्व विभाग और राजस्व बोर्ड के अधिकारियों से उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि तमाम हितधारकों से चर्चा और दूसरे राज्यों के राजस्व मॉडल की समीक्षा कर 1 माह के भीतर नई गाइडलाइन जारी की जाए। रविवार को उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ। प्रदेश में कोरोना की डोज लेने वालों की संख्या 14 करोड़ के पार हो गई है। यूपी में अब तक कुल 14,81,994 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें से 10,18,99,981 को पहली डोज और 3,82,82,013 को दोनों डोज लग चुकी है। बीते बुधवार को ही वैक्सीन की पहली डोज का आंकड़ा 10 करोड़ के पार पहुंचा था। अब रविवार को वैक्सीन की कुल डोज का आंकड़ा भी 14 करोड़ के पार हो गया है। वहीं रविवार को राज्य में 7,943 केंद्र पर 4,45,000 डोज लगाई गई।